Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we have already completed chapter number 1 and this is chapter number 2. Those who have not watched part 1 of this chapter, so please go through that. And this is part 2. Let us start. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जब हम नीचे की ओर होते हैं, खड़े होते हैं किसी भी एरिया पे, तो आप देखेंगे नीचे, मतलब नीचे हम जमीन पे खड़े हैं लैंड के ऊपर, तो जो ऊपर से हवा का जो दबाव हमारे ऊपर, हवा जो उसका जो दबाव हमारे ऊपर बन रहा है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हमारी बॉडी जो है समझती है टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में जानती है। बट यू मे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स फील्स हैवी एज बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। लेकिन आपने भी ये अनुभव किया होगा, जब मौसम में जब आप देखेंगे, जब बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं उस टाइम पे। दिस इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसा ये चीज़ जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से संबंधित है। विच इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस। ये क्या होता है कि जो वेट जो एयर का होता है हमारे आसपास और हमारे ऊपर, जो प्रेशर है वेट ऑफ एयर का, तो उसको क्या करती है, उसको एक्सर्ट करती है, ये प्रेशर देती है वेट ऑफ एयर। तो इसी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्रिएट होता है। The atmospheric pressure is higher near the sea coast and lower as we go higher up in the mountains. लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देखेंगे, अगर आप सी कोस्ट के पास खड़े हैं, ठीक है, उस वाले एरिया पे अगर आप खड़े हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। एज वी गो अप हायर अप इन टू द माउंटेन्स। जब आप माउंटेन्स पे जब चढ़ेंगे ना, जब आप मतलब कि आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जब आप ऊंचाई पे जाएंगे, जब आप माउंटेन एरियाज पे जब आप चढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जब आप खड़े होंगे तो आप अपने आप को देखेंगे वहाँ का जो प्रेशर होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ का बहुत कम होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये फिगर 2.7 है, इसमें आपको समझा देती हूँ कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हायर होता है सी कोस्ट पे और लैंड एरिया पे, और कैसे हायर होता है माउंटेन्स एरियाज पे। तो आप देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये बॉय जो है ये लैंड एरिया पे खड़ा है, ओके, और ये बॉय जो है जहाँ पे खड़ा है वो लैंड एरिया है, या आप मान लीजिए कोई समुद्र का किनारा है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये बच्चा जो है रोड पे भी आप मान सकते रोड पे खड़ा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है। इसी वजह से जो है हवा जो है नीचे होगी वो बहुत ज्यादा हैवी हो गई, इसी वजह से इसको बोला जाता है हायर प्रेशर। ठीक है, जब नीचे की ओर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, हवा नीचे की ओर होती है तो प्रेशर जो है वो ज्यादा लग रहा होता है। जैसे आप अगर ऊपर जाएंगे तो वहां पे जब माउंटेन्स एरिया पे जब आप खड़े हो, वहां पे खड़े होकर आप जब देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होती है। जितना आप ऊपर जाएंगे वहां पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, जितना आप ऊपर जाएंगे वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, उसी वजह से जो है यहाँ पे लोअर प्रेशर होगा, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा। ओके, इस एरिया पे आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होगा, टेम्परेचर लो होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसका प्रेशर होगा एयर का वो भी लो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आप देखेंगे हाई होगा, और प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है वो हैवी होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया अच्छी तरीके से। When you climb a mountain, the air gets thinner than in the plain below. जब आप माउंटेन एरिया पे जाते हैं या चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है एज कम्पेयर टू जब हम प्लेन एरिया पे खड़े हैं, मतलब नीचे की ओर खड़े हैं, वहाँ पे जो एयर है वो ज़्यादा हैवी होती है प्लेन एरिया में, लेकिन माउंटेन एरियाज में एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। एज रिजल्ट द एयर प्रेशर इज लोअर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लोअर होता है। देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर लंग्स टू टेक इन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो सांस लेने के लिए जो गैसेस होती है ना वो बहुत कम होती हैं। विद लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर ब्लड, योर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू कीप यू मूविंग। अगर आपकी बॉडी में लेस ऑक्सीजन का सप्लाई होगा आपके ब्लड के अंदर, तो आपको बहुत
वर्क हार्ड करना पड़ेगा अपने आप को इधर से उधर घुमाने के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए आपको अपनी बॉडी को। दैट्स वाई पीपल समटाइम्स फील ब्रीथलेस। कभी कभी क्या होता है, जो लोग ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं तो उनको ब्रीडिंग होने लग जाती है उनकी नोज से, और उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और उन्हें चक्कर जैसा फील होता है, और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब वो हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ के जाते हैं तब। This does not mean that the atmosphere pressure is always high in the plains below or on the coast. इसका मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो हमेशा जो है प्लेन एरिया में आप देखेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वहाँ पे लो ही होता है, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, माउंटेन एरिया से अगर हम कंपेयर करें तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है लैंड एरिया पे वो लो होता है, ठीक है। तो कभी कभी एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो आप देखेंगे कोस्ट पे वहाँ पे भी हाई हो सकता है। इनफैक्ट इट समटाइम्स ड्रॉप ड्रामेटिकली रिजल्ट इन व्हाट मेट्रोलॉजिस्ट कॉल अ डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम। तो आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोस्ट वाला एरिया है वहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर हाई हो जाता है तो मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं जो कि मौसम के बारे में हमें जानकारी देते हैं तो उन्होंने इसको डिप्रेशन का नाम दिया है। डिप्रेशन मीन्स वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया है विच कैन समटाइम्स डेवलप इनटू स्टॉर्म और इवन अ साइक्लोन। और उसी वजह से क्या होगा, अगर वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा प्लेन्स में तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो कभी कभी जो है बहुत तेजी से तूफान आ सकता है और साइक्लोन्स आ सकते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट इट, वाई डू यू थिंक इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्यों ज़रूरी है कि हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप सके, ये क्यों ज़रूरी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा देती हूँ। हु आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज सच मेजरमेंट। तो लोग जो हैं वो क्यों इस तरीके के मेजरमेंट का यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, जिससे कि वो पहले से अवेयर हो सकें। उन्हें अगर कहीं जाना है तो वो उस जगह को उसी तरीके से मतलब प्लान करेंगे उसके वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर उन्हें पता है कि इस तरीके की डिजास्टर आने वाले हैं तो वो अपने आप को उस तरीके उस चीज़ के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे एयरप्लेन है, जब हाई बहुत स्ट्रांग विंड चल रही होंगी तो उसको अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से हम लोग, अगर हमें पहले से पता चल जाए एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, तो हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को उसके लिए रेडी रखेंगे, प्रिपेयर रखेंगे। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बैरोमीटर बोलते हैं, ओके। बैरोमीटर बोलते हैं। एज विद द थर्मामीटर्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स। आप देखेंगे जिस तरीके से थर्मामीटर होते हैं सेल्सियस डिग्री के टेम्परेचर, जब हम उसे मेजर थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में और सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कई प्रकार के बैरोमीटर्स होते हैं। द यूनिट दैट दे डिस्प्ले इज जनरली द मिलीबार एब्रिविएटेड एज एमबी। और जो जिस यूनिट में हम बैरोमीटर को की जो यूनिट होती है वो क्या बताते हैं, बैरोमीटर की यूनिट जो होती है वो मिलीबार होती है। उसको अगर हम एब्रिविएटेड करें, शॉर्ट फॉर्म बताएं तो उसको एमबी बोलते हैं। द नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 मिलीबार। नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है सी कोस्ट पे, ठीक है, वो कितना होता है, 1013 मिलीबार होता है। ए प्रेशर बिलो 1000 मिलीबार इंडिकेट्स अ डिप्रेशन। अगर इससे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है तो उसे डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन के कारण क्या होता है, डिप्रेशन की वजह से स्टॉर्म और साइक्लोन आ जाते हैं। तो ये आपको उड़ीसा वगैरह में देखने को मिलेंगे, इन स्टेट्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे ये साइक्लोन्स वगैरह। थिंक अबाउट इट, people who journey to places at a high altitude are advised to make pauses on the way to allow the body to acclimatize। जो लोग जर्नी करते हैं, तीर्थ स्थल के लिए भी जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे कि तुंगनाथ वगैरह हो गया, दैट इज इन उत्तराखंड। तो वहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि आप जब इस एरिया में आप जर्नी करते हैं ना तो आप थोड़ा रुक के वहाँ पे पॉज लेके ब्रेक लेके आप चलें। आप कंटिन्यू नहीं चले, अपने आप को थोड़ा ब्रेक कर ले, ब्रेक लेके वहाँ पे रुके फिर आप मतलब कि चले। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है, अगर आप ब्रेक लेके चलेंगे ना तो आपकी बॉडी जो है उस टेम्परेचर को, जहाँ वहाँ का जो क्लाइमेट है उसको क्या कर लेगी, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेगी, अडेप्ट कर लेगी। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है कि एक्लिमेटाइज कर लेगी हमारी बॉडी। तो एक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है, मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। एक्लिमेटाइज का मतलब होता है एडजस्ट टू न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशन। मीन्स हम लोग क्या है,
हम लोग नॉर्दर्न एरियाज में, प्लेन्स एरियाज में रहते हैं, और जब फिर हम माउंटेन एरियाज में अपने जर्नी करने जाते हैं, जैसे टेम्पल है उत्तराखंड में तुंगनाथ और बद्रीनाथ, तो इन टेम्पल्स में क्या होता है कि हम लोग को चढ़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो हमें ये बोला जाता है कि हमारी बॉडी एकदम से उस क्लाइमेट को एडजस्ट, उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अब हमको थोड़ा ब्रेक लेके चलना चाहिए, और इससे हमारी जो बॉडी है वो उस क्लाइमेट को, नए क्लाइमेट को, न्यू कंडीशन को के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। इसी को एक्लिमेटाइज बोलते हैं। ओके, our army personnel serve in high altitude places like खरदंग ला इन लद्दाख। हमारे जो आर्मी पर्सनल मीन्स जो हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड पे भी सर्व करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं वो वहाँ पे। जैसे कि प्लेसेस हैं खरदंगला इन लद्दाख के अंदर है ये जगह, विच इज ओवर 5600 मीटर अबव सी लेवल, जो कि सी लेवल से 5600 मीटर अबव है। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव एंड वर्क इन प्लेसेस, और ये बहुत मुश्किल होता है, ये ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि वो लोग वहाँ की जो लाइफ होगी, जो वो सर्वाइव कर रहे होंगे हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे, तो वहाँ पे उनको सर्वाइव करने में, रहने में और काम करने में कितनी मुश्किल होती होगी, और ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो वहाँ कैसी उनकी मतलब मुश्किल कठोर जीवन उनको वहाँ पे जीना पड़ता होगा। वे द ऑक्सीजन लेवल इज सो लो, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत कम होता है। द एटमोसफियर प्रेशर देयर इज जनरली अबाउट 650 मिलीबार्स, और जो एटमोसफियर जो प्रेशर होता है, वेट जो होता है एयर का, वो कितना होता है, वो 650 मिलीबार्स होता है, ठीक है, जो कि 1013 एमबी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। ये जो 1013 एमबी है ये नॉर्मल एटमोसफियर प्रेशर होता है। ओके, ये आपको यहाँ पे शो किया गया है, ये खरदंगला टॉप है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, इसको बताया गया है। ओके, अब हम विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। विंड क्या होता है? विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। विंड क्या है? विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर है। जब मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो एरियाज ऑफ हाई प्रेशर से लेके, और जब वो लो प्रेशर वाले एरिया में जब आती है, उसको हम कहते हैं विंड। ओके, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। और जब भी अगर हम विंड के बारे में जब भी हम समझते हैं, तो हमें स्पीड और डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हमें स्पीड और डायरेक्शन नहीं पता है, तो नहीं समझेंगे, तो हम विंड के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से हमको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, हाई प्रेशर क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर होती है। और लो प्रेशर क्या होता है? जहाँ पर कम एयर होती है। तो विंड जो होगी, मूवमेंट जो एयर की, वो हमेशा जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर होगी, वहाँ से वो उस एरिया पे जाएगी जहाँ पे बहुत कम एयर होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चल गया विंड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। और स्पीड एंड डायरेक्शन जो है, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि विंड के बारे में बताते हैं। स्पीड मतलब कि जो हवा है, विंड है, मूवमेंट है जो है कि वो बहुत धीमी है या बहुत ज़्यादा तेज है, तो ये स्पीड होती है। और डायरेक्शन क्या होती है? ये ईस्ट डायरेक्शन से हवा आ रही है, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन से हवा आ रही है, ओके, या फिर वेस्ट डायरेक्शन से हवा आ रही है। जो हवा आ रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है? ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है या ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है? तो यही चीज़ जो है ये विंड के बारे में हमको बताती है। Think about it. Have you seen seeds like these flying in the wind? What would happen to the seeds if there was no wind? आपने देखा होगा जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं हवा के थ्रू उड़ के, और फिर वहाँ पे जाके क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं। अगर मान लो अगर हवा नहीं होगी, तो क्या सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? व्हाट वुड हैपन? क्या होगा अगर हवा नहीं होगी? तो सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नो। ओके, इफ देयर वाज नो विंड द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट प्लांट एंड नॉट स्प्रेड फार। अगर हवा नहीं होगी, विंड नहीं होगी, तो सीड जो होगा, मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें से जो ये व्हाइट कलर का जो कॉटन है और
ये जो है इसमें बहुत सारे सीड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसमें जो सीड्स लगे हुए हैं, ये सीड्स अगर हवा नहीं चलेगी तो ये सीड्स क्या होगा, यहीं आके गिर जाएंगे। तो क्या होगा, यहीं पे क्या होगा, बहुत सारे जो प्लांट्स है वो ग्रो हो जाएंगे। वो अगर विंड नहीं चलेगी तो ये प्लांट्स जो हैं आपको इसी जगह पे देखने को मिलेंगे, ये किसी और एरियाज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि विदाउट विंड जो पौधा है वो सिर्फ आपको एक ही एरिया में दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा। विंड क्या करती है, विंड हेल्प करती है सीड्स को ट्रेवल करने में। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर वहां पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, और आपको अलग अलग एरिया में एक तरीके का प्लांट्स जो है वो अलग अलग एरिया में देखने को मिलेंगे। अगर नहीं होगा, अगर वो विंड की वजह से अगर वो नहीं, मतलब कि उसके सीड्स नहीं जाएंगे, तो फिर आपको उसी एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको प्लांट देखने को मिलेगा, सभी जगहों पे देखने को नहीं मिलेगा। तो विंड जो है काफी अच्छा रोल प्ले करती है सीड को ट्रेवल करने में एक प्लेस से दूसरी जगह पे। ओके, विंड हेल्प सीड्स ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस, नई जगह पे ले जाती है। सो मोर प्लांट्स कैन ग्रो, जैसे कि ज्यादा से प्लांट ग्रो हो अलग अलग एरियाज में। ओके, विंड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। हमने पढ़ा था कि जब हमने वेदर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो विंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है वेदर का। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। आप देखेंगे जो विंड की जो डायरेक्शन होती है और उसकी जो स्पीड होती है, वो हमें जो मौसम है उसका अनुमान लगाने में, उसके बारे में पहले से ही पता होने में कि कैसा मौसम होगा, बहुत हेल्प करती है। Beside air pilots and sailors need to be aware of wind data as the wind has a great influence in flying or sailing. एयर पायलट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लाई करते हैं एरोप्लेन को, तो उनको पता होना चाहिए कि जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर बहुत ज़्यादा तेज हवा है तो उन्हें मतलब कि अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें अब जो एरोप्लेन है उसको कहाँ से लैंडिंग करनी है, कहाँ से टेक ऑफ करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये हमें पहले से हेल्प करती हैं ये पायलट्स को, कि हम अपने आप को इन चीज़ों से अवेयर रहें कि अगर कहीं ज़्यादा तेज़ी से विंड चल रही है और अगर हम अवेयर नहीं है तो कोई भी इंसिडेंस हो सकता है। एज द विंड हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन फ्लाइंग और सेलिंग, ऐसे ही सेलिंग पे आप देखेंगे बोट है, शिप है, तो अगर बहुत, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हवा है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, कितनी उसकी स्पीड है। अगर नहीं पता होगा तो क्या होगा, समुद्र की लहरें जब तेज हो जाएंगी तो विंड भी बहुत तेज हो जाएगी, तो वो क्या होगा, जो बोट है वो उसी में डूब जाएगी, तो कोई भी घटना हो सकती है। तो इसीलिए जो है विंड जो है काफी अच्छा रोल प्ले करता है फ्लाइंग और सेलिंग के अंदर। फार्मर्स ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम। फार्मर्स जो हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलती है, वो ये पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि किस डायरेक्शन से जो है वो बारिश होने वाली है। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उससे वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश जो है कहाँ से होने वाली है। ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द सॉइल टू ड्राई फास्टर, और जितनी तेजी से हवा चलेगी उतनी जल्दी क्या होगा, मिट्टी जो है वो बहुत जल्दी सूख जाएगी। ओके, सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन एंड स्पीड। तो इसमें बोला है कि हम किस तरीके से जो है विंड की डायरेक्शन और स्पीड को नापते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं। ए विंड वेन और वेदर वेन, विंड वेन और वेदर वेन एक इंस्ट्रूमेंट है, हैज अ रोटेटिंग आर्म, इसमें एक रोटेटिंग आर्म होता है विद अ पॉइंटर एट वन एंड टेल एट अदर। एक पॉइंट पे तो आपको इसमें पॉइंटर दिखाई देगा, दूसरे एंड पे आपको टेल दिखाई देगी। व्हेन द विंड ब्लोज इट द टेल इज पुश्ड, जब हवा चलती है तो ये टेल जो है वो घूमने लगती है, धक्का देती है, तो पॉइंटर टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और पॉइंटर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जहां से हवा चल रही होगी। इट रिस्पॉन्ड्स इवन टू अ लाइट ब्रीज, अगर बहुत मंद हवा भी चल रही होगी ना, तो भी जो है ये क्या कहते हैं, ये जो टेल है वो पुश होगी, और पॉइंटर जो है वो इंडिकेट करके बता देगा कि किस डायरेक्शन से जो है विंड आ रही है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पिक्चर की हेल्प से। फिगर 2.10 ये है हमारा विंड वेन ऑन द टर्मैक। ओके, ये इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इसमें आप देखेंगे एक तरफ तो इसमें टेल है, ओके, और एक तरफ इसमें पॉइंटर लगा हुआ है। ओके, एक तरफ इसमें टेल है, एक तरफ पॉइंटर लगा हुआ है। ये मान लीजिए ये इसका पॉइंटर है, पॉइंटर, ये पॉइंटर है इसका, और ये टेल है। ओके, जब भी मतलब कि हवा चलेगी जिस भी डायरेक्शन में, वहां पे क्या होगा,
ये जाके रुक जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी हवा चल रही है। जो पॉइंटर है उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन से विंड चल रही होगी। ओके, और दूसरी पिक्चर जो है ये एनीमोमीटर है, ये तो विंड वेन है ऑन टर्मेक। ओके, और ये जो है ये भी इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होगी ना उसी डायरेक्शन में ये टर्मेक जो है ये अपने आप को शो करेगा। विंड वेन जो है टर्मेक पे, इसको विंड सॉक बोला जाता है। इट गिव्स पायलट एन इंडिकेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये जो विंड सेक जो होता है, विंड सॉक जो होता है, ये पायलट्स होते हैं, उनको ये बताता है कि हवा किस डायरेक्शन से आ रही है, तो तुम्हें कब टेक ऑफ करना है एरोप्लेन को, कब लैंडिंग करनी है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सिमिलर सॉक्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और ये सॉक्स जो है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज वगैरह हम लगाते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं बताने में कि हवा कहाँ से आ रही है, दैट रिलीज, जिससे कि जो ऐश है, जो राख है और गैसेस है वो रिलीज हो जाएं। ओके, द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड द स्पीड इज एनीमोमीटर। जो सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम विंड की डायरेक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है, विंड की डायरेक्शन को मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम विंड का पता लगा, तो वो तो विंड वेन हो गया, लेकिन विंड डायरेक्शन को मेजर करते हैं और उसकी स्पीड को मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं एनीमोमीटर। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ एनीमोमीटर। ये है, ये शाफ्ट है। ओके, ये शाफ्ट है। ये जो है ये मेटल, 4 मेटल कप्स होते हैं, 3 भी हो सकते हैं इसमें। ओके, ये शाफ्ट है और ये नीचे मीटर लगा हुआ है इसका, ठीक है। और ये मीटर जो है ये बता देता है कि जो एनीमोमीटर का स्पिन है वो कितना पीरियड ऑफ टाइम चला, और तो विंड की स्पीड क्या रही किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये पूरा हमें जो है इंफॉर्मेशन देता है। The simplest instrument to measure the wind direction and the speed is the anemometer. It has 3 or 4 metal cups. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 और 4 metal cups होते हैं जो कि रोटेट करते हैं वर्टिकल शाफ्ट से, जो कि घूमते रहते हैं when the wind blows, जब हवा चलती है। The stronger the wind, जितनी तेजी से हवा चल रही होगी ना, तो उतनी तेजी से क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा, उतनी तेजी से आपको यहाँ पे रोटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे उतनी तेजी से ये जो है ये मेटल कप्स से घूमेंगे और यहाँ पे हमें रोटेशन देखने को मिलेगा। A meter attached at the bottom counts how many times some anemometer spins in a certain period of time. और मीटर जो है इससे अटैच रहता है, ये है मीटर, ये है मीटर, ये से अटैच्ड है, और ये बताएगा कि एनीमोमीटर जो है कितना उसने स्पिन किया है, कितने उसने चक्कर लगाए हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, और फिर वो विंड की स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमको विंड की स्पीड भी कैलकुलेट करके बताएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट। ह्यूमिडिटी जो है वो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो कि वेदर के बारे में बताता है। हमारी जब हमने एलिमेंट पढ़े थे वेदर के, तो उसमें सबसे लास्ट जो टर्म था वो ह्यूमिडिटी था। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, और ये बताता है कि हमारे जो एयर है उसमें नमी कितनी है, वाटर वेपर कितना है, वाष्प कितना है, भाप कितनी है। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड प्रेशर एंड लोकेशन। और ये किसी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है कि ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, विंड कैसी चल रही है और प्रेशर कैसा है, और लोकेशन क्या है, कौन सी जगह है, या सी कोस्ट है या हिली एरियाज हैं। तो ये सब चीज़ें, ह्यूमिडिटी जो है जिसको हम कहते हैं नमी, ये इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेट्स एक्सप्लोर, वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर, कोची और जयपुर? आप क्या सोचते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है वो कोची में ज़्यादा होती है, जयपुर में ज़्यादा होती है? यू माइट गेस दैट कोची हैज़ हायर ह्यूमिडिटी, और आपने अनुमान लगाया होगा कि कोची जो प्लेस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, सबसे ज़्यादा उमस होती है, मतलब सबसे ज़्यादा नमी इस एरिया में पाई जाती है दैन जयपुर, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर द सी, क्योंकि ये समुद्र के आसपास ये जगह है इसीलिए। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर? अगर हमें सही तरीके से एकदम पक्का अगर हमें जानना है तो हमें कैसे पता चलेगा? इफ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची एंड मंगलुरु, हाउ वुड वी डू इट?
अगर आपको बोला जाए आप ह्यूमिडिटी लेवल कंपेयर कीजिए कोची और मंगलुरु का, तो इसको आप कैसे करेंगे? डिस्कस विद योर क्लासमेट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, कोची इज लाइकली टू हैव मोर ह्यूमिडिटी। कोची जिस एरिया में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी देन जयपुर, बिकॉज इट इज नियर द सी, क्योंकि ये सी के पास वाला एरिया है। टू कंपेयर ह्यूमिडिटी बिटवीन कोची एंड मंगलोर, वी कैन यूज हाइग्रोमीटर टू मेजर ह्यूमिडिटी इन बोथ प्लेसेस। और अगर हमें ह्यूमिडिटी को मेजर करना है कोची और मैंगलोर दोनों प्लेस का, तो हम हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करेंगे ह्यूमिडिटी को जानने के लिए। ओके, We can answer this question more precisely by learning how to measure humidity। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का अगर हम एक्यूरेट आंसर तो तभी जान सकते हैं जब ह्यूमिडिटी को हम मेजर करेंगे। Before we move forward, we need to remember our science lesson from grade 6 about the states of water। अगर हम आगे जब हम चलते हैं तो हमें एक चीज याद आती है कि हमने साइंस में क्लास 6 की बुक में एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ वाटर, उसमें हमने पढ़ा था कि दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर। किस तरीके से जो है हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेट्स रिमेंबर, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट कॉज अ कूलिंग इफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो वो एक ठंडा इफेक्ट क्रिएट करता है। तो वो कैसे करता है? मान लीजिए आप कहीं से चल के आए हैं, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और आप पंखे के नीचे बैठ गए हैं, तो पसीना जो है वो आपका धीरे धीरे सूखेगा। ठीक है, जो धीरे धीरे सूखेगा ना, वो उसी को हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर वाटर वेपर का जो अमाउंट है वायु के अंदर वो बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्यों है? क्योंकि ज्यादा उमस है, ज्यादा नमी है, ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से है। तो यहाँ पे जो वाटर जो होगा वो बहुत धीरे इवेपोरेट होगा, बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट, मतलब कि वाटर जो है यहाँ पे बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, जल्दी नहीं होगा ये प्रोसेस। कहने का मतलब ये है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है एयर के अंदर तो वाटर जो है बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। दिस इज टिपिकली द केस ऑन अ रेनी डे। और रेनी डे के केस में आप देख रहे हैं, ये रेनी डे का केस है। तो जब बारिश होती है तो उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा पानी होता है, तो उस वजह से क्या होता है, जब आप कपड़े भी सुखाते हैं रेनी डे में तो वो बहुत टाइम लेते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू जिस दिन धूप होती है। ओके, जब ड्राई क्लाइमेट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे कपड़े जो हैं जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो मॉइस्चर जो होता है, वाटर वेपर जो होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे जब अमाउंट ऑफ वाटर एयर के अंदर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे जो है बहुत धीरे ये वाटर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे होगी। ओके, तो रेनी सीजन में जो है कपड़े जो है वो टाइम लगता है उनको थोड़ा सूखने में एज कम्पेयर टू जब वैसा डे होता है जब धूप वूप निकल रही होती है और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो कम होता है, उस टाइम पे ड्राई क्लाइमेट होता है। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है एयर की उसे हम किससे नापते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से नापते हैं। एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज इम्पॉसिबल नेचुरल कंडीशंस रेटेड एट 0%। ह्यूमिडिटी जो है एयर की उसको हम किससे नापते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। और आप देखेंगे हवा में वाटर वेपर तो होता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाटर वेपर, बहुत इम्पॉसिबल है कि वाटर वेपर ना हो, कि 0% हो वाटर वेपर। वाइल एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर विल हैव अ ह्यूमिडिटी ऑफ 100%। लेकिन जब सबसे ज्यादा वेपर होगा, ठीक है, इतना ज्यादा वेपर होगा कि उसमें थोड़ी सी भी जगह स्पेस नहीं होगी, उसी को हम कहते हैं एयर सैचुरेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये कि ह्यूमिडिटी जो है उसके अंदर 100%, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। ठीक है, उसमें और बिल्कुल भी मतलब स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल पूरा फुल भरा हुआ है ह्यूमिडिटी से, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। ह्यूमिडिटी जो है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो बिल्कुल कितना है? 100% है। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर जब होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो रेंज करती है 20% से लेके 40% में। ओके, वाइल ह्यूमिड वेदर, जब ह्यूमिड वेदर होता है, जब उमस ज्यादा होती है तो यूजुअली फॉल्स करता है ये बिटवीन 60 और 80% जो है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ओके, ये आपको समझ आ गया? तो मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे एक कॉन्सेप्ट है। ये मान लीजिए ये वाला एरिया है, ये पूरा मतलब कि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है इसके अंदर, ठीक है। और इस वाले एरिया में बहुत कम है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में अगर कम होंगे तो यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कैसी होगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, ओके। ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पे मोर होगी और यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होगी, यहाँ पे लेस होगी। तो यही कॉन्सेप्ट में हमें समझाया है कि ह्यूमिडिटी जो है इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मेजर करते हैं, और वाटर वेपर कहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो 100% है। वाटर वेपर कहाँ कम होंगे, जहाँ ह्यूमिडिटी जो है बिल्कुल कम है। Think about it. If the humidity in Delhi is at 52%, while in Kochi it is 84%, in which of the two places are wet clothes? आप देखेंगे ह्यूमिडिटी जो है वो दिल्ली के अंदर 52% है और कोची के अंदर इस एरिया के अंदर 84% है। इन विच ऑफ द टू प्लेसेस आर वेट क्लोथ्स लाइकली टू ड्राई फास्टर? तो कौन सी जगह है, कौन सी प्लेस है जहाँ पे जो कपड़े हैं, जो गीले कपड़े हैं वो जल्दी सूखेंगे? एंड वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर? और कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पसीना आएगा? एज्यूमिंग द टेम्परेचर इन द सेम इन बोथ प्लेसेस, मान के चलते हैं कि दोनों एरिया का जो टेम्परेचर है वो सेम है। यू विल स्वेट मोर इन कोची, कोची में आपको बहुत ज्यादा, वहाँ पे बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ओके, क्योंकि 84% ह्यूमिडिटी जो है वहाँ पे है इस वजह से, ओके। और दिल्ली में जो है आप देखेंगे वहाँ पे कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई है। और कोची जो है वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पहले से ही वाटर वेपर ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखेंगे, ओके। तो स्वेट भी आपको किस एरिया पे आएगा, कोची में, क्योंकि कोची में क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और जबकि टेम्परेचर जो है दोनों ही जगह का क्या है, सेम है। क्लोथ्स विल ड्राई फास्टर इन दिल्ली, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? लेकिन हम किस तरीके से नंबर को मेजर करेंगे, मतलब ह्यूमिडिटी को कैसे हम मेजर करेंगे? दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल अ हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर, ओके। हाइग्रोमीटर जो है इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या करते हैं, हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर्स। अब जिस तरीके से हमने वो देखा था कि थर्मामीटर्स होते हैं, तो थर्मामीटर्स भी वेरियस टाइप के होते हैं, इसी तरीके से जो हाइग्रोमीटर है वो भी कई प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन। इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। The measurement of humidity is of great importance in many industrial process such as food processing। और जो मेजरमेंट जो हम ह्यूमिडिटी का करते हैं ना, वो बहुत जरूरी है ऐसी जगहों पे, ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का ज्यादा काम होता है, ओके। म्यूजियम्स ऑल्सो मॉनिटर ह्यूमिडिटी। म्यूजियम्स होते हैं वहाँ पे भी जो ह्यूमिडिटी है उसका पता लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ पे ड्राई एनवायरमेंट बना सके टू प्रिजर्व द एग्जिबिट, तो वहाँ की जो चीजें हैं उनको हम संरक्षित रख सकें। अब हम पढ़ने वाले हैं वेदर स्टेशन क्या होता है। वेदर स्टेशन क्या होता है, मौसम के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं वेदर। जहाँ से कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं वेदर स्टेशन। एज यू कैन सी वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। जैसे कि हम जानते हैं हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जब हमें एक वेदर किसी पर्टिकुलर प्लेस का और किसी टाइम पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, उनसे हम पता लगा पाते हैं। ए वेदर स्टेशन ब्रिंग्स ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट टुगेदर मेकिंग इट इजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर। और वेदर स्टेशन जो है वहाँ पे सारे ही इंस्ट्रूमेंट जब एक साथ होते हैं ना, उनकी हेल्प से ही जो है हम पता लगा पाते हैं कि वेदर कैसा है और उसको मेजर कर पाते हैं। Reading of all the measurements are taken at regular intervals, which helps in mapping and forecasting the weather. रीडिंग जो हम लेते हैं मेजरमेंट की वेदर के बारे में एक रेगुलर इंटरवल्स में, वो हमें हेल्प करती हैं वेदर का फोरकास्ट करने में, पहले से पता लगाने के लिए कि मौसम कैसा होगा। तो हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होगी, क्या आंधी होगी, क्या होगा, ठीक है, गर्मी, ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। तो ये सब चीज़ें जो है हमें फोरकास्ट कर लेते हैं पहले से वेदर का, तब हमें पता चलता है। लेकिन वेदर फोरकास्टिंग हम कहाँ से पता चलती है, वेदर स्टेशन से, ओके। ये फिगर है आपको 2.11, ये वेदर स्टेशन की शो कर रखी है पिक्चर।
नेक्स्ट पिक्चर है एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है। एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन इज अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम that uses various sensors to measure and record weather data such as temperature, humidity, wind speed and direction. अब देखेंगे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो है ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अपने आप चलता है। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं बहुत सारे, ये मेजर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं वेदर के डाटा को, जैसे कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है। ओके, किस किन चीज़ों को मेजर करती है, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन क्या है और प्रेसिपिटेशन क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इनसे रिलेटेड जो है पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। सच स्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, और इन स्टेशंस का काफ़ी बड़ा यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, एविएशन के लिए। एविएशन क्या होता है, एयरलाइन इंडस्ट्री, नेविगेशन जहाँ से शिप वगैरह चलती हैं, ठीक है, समुद्र वगैरह, तो उनके लिए भी हमें पहले से जो है पता होना चाहिए वेदर के बारे में। Environmental monitoring के लिए and so on, providing accurate and timely weather information without the need of for human intervention। और इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के वेदर के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठी की जाती है और ये एक सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, कौन, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। और ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हैं, वो हेल्प करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं वेदर के डाटा को। ओके, और किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। ओके, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली है तो हम उस तरीके की क्रॉप को ग्रो करेंगे। ठीक है, उस तरीके की सीड को बोने की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ओके। Don't miss out. In 2023, National Disaster Management Authority set up an AWS at a glacier lake of Sikkim at an altitude of more than 4,800 मीटर above sea level। आप देखें 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है ये ग्लेशियर लेक जो है सिक्किम में, वहाँ पे इसको सेटअप किया है, और वो भी एल्टीट्यूड ऑफ कितनी ऊंचाई पे, 4,800 मीटर अबव सी लेवल पे। और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो है प्रोवाइड्स करता है अर्ली इन्फॉर्मेशन, पहले से ही हमें जानकारी बता देता है कि आने वाले समय में वेदर कैसा होगा, अप टू 1 वीक कितना टेम्परेचर रहेगा, तो उसकी पूरी हमें जानकारी दे देता है, प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग अवेयर रहें। ओके, ये है पिक्चर शो की गई फिगर 2.12 AWS एट ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम की ये पिक्चर है। तो ये पूरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेदर स्टेशन लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कितनी ऊंचाई पे लगा है, 4,800 मीटर अबव सी लेवल से इतनी ऊंचाई पे लगा है। प्रिडिक्टिंग द वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट डाटा यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो वेदर से रिलेटेड जो है जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड क्या करते हैं, डाटा पूरा इकट्ठा करते हैं यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके वो वेदर के बारे में पता लगाते हैं और लंबे समय तक जो है इसकी पूरी वो स्टडी करते हैं, तब जाके जो है वो वेदर का प्रेडिक्शन दे पाते हैं। दे स्टडी द डाटा एंड यूज साइंटिफिक मेथड्स टू ट्राई एंड प्रिडिक्ट द वेदर। वो बहुत सारा डाटा स्टडी करते हैं, फिर एक साइंटिफिक मेथड की हेल्प से वो वेदर के बारे में पहले से पता लगा लेते हैं। सच प्रेडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। और अभी जो है ये प्रेडिक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शंस के बारे में हमें पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें प्रेडिक्शंस हम पहले से कर लेते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में, कि मिक्स एक्सट्रीम वेदर सच एज ड्रॉट, अगर हमें पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने वाला है, कि बाढ़ आने वाली है, कि साइक्लोन्स आने वाले हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है इनके बारे में अगर हमें जानकारी हो जाए तो हम जो है अपने आप को इसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को प्लान करेंगे। अगर हम कोई एक्टिविटी करने वाले हैं या हम कोई प्रोग्राम में जाने वाले हैं, ठीक है, तो कोई डिजास्टर है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है अपनी उसके अकॉर्डिंग तैयारी करती है। तो ये वेदर प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत जल्दी हमें वेदर के बारे में जो है जानकारी प्रोवाइड करता है। ओके, आपको बता देते हैं फिगर 12.13 में आप देखेंगे, फिगर 12.13 है ये इंडिया वेदर वार्निंग फॉर इंडिया ऑन 19 मई 2024 का, ये यहाँ पे जो है पूरा वेदर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इसमें
ग्रीन कलर का जो साइन है, ये सिंबल है, नो वार्निंग बताता है। वॉच येलो कलर का ही है, वॉच भी अपडेटेड। ठीक है, अलर्ट बोलने के लिए ऑरेंज कलर यूज किया, वहाँ पे जिस एरिया में इन्होंने ऑरेंज कलर से पूरा कलरिंग की है तो वो बी अलर्ट, मतलब वहाँ पे अलर्ट होने के लिए बताया गया है। और रेड वाला एरिया पे बोला है, उन्होंने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, टेक एक्शंस। ओके, तो अब देखेंगे थंडर लाइटनिंग जो है, जहाँ बादल बने हुए वहाँ थंडर लाइटनिंग वाला सिंबल शो कर रहा है। ठीक है, हॉट और ह्यूमिड है तो वहाँ पे येलो कलर का ये सिंबल बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा हीट वेव है तो इस तरीके की आपको ये रेड लाइन इसमें एरो जो है वो शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें ये बता रहा है कि फॉग के लिए ये वाला सिंबल है, हैवी रेन के लिए वाला सिंबल है, वेरी हैवी रेन होगी तो सबके अलग अलग सिंबल है, एक्सट्रीमली हैवी के लिए अलग सिंबल है, हैवी स्नो के लिए अलग सिंबल है, हेल स्टॉर्म अगर ओले गिर रहे हैं उसके लिए अलग सिंबल है, डस्ट स्टॉर्म मतलब आंधी जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है तो उसका अलग सिंबल है। तो इसमें पूरे जो है हमें पूरा डाटा जो है कलेक्ट करके दिखाया गया है। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हेल्प अस टू बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। अगर हमें सही प्रेडिक्शन अनुमान, जब हमें सही अनुमान पता चल जाता है वेदर के बारे में तो हम अपने आप को उसी इवेंट्स, उस जो हम इवेंट्स करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग इवेंट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। दे ऑल्सो इनेबल लोकल गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एंड डिजास्टर्स। और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वहाँ की, तो वो इसी तरीके से अपने संसाधन को जुटा पाती है। अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसी तरीके उसको उसके लिए पहले से अपनी पूरी फुल प्रिपरेशन करके रखती है, जिससे कि सारे संसाधन जो हैं वो वहाँ के लोगों को मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टॉर्मी वेदर इज एक्सपेक्टेड एट सी, फिशरमैन आर वार्न अबाउट वेंचरिंग ऑन द बोट्स। अगर बहुत ज़्यादा तूफान वाला मौसम है तो जो मछुआरे होते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप जो है अपनी बोट जो है यहाँ से हटा लीजिए, और एंटायर कोस्टल एरिया माइट हैव टू इवैक्यूएटेड। और उन्हें बोल दिया जाता है कि आप जो पूरा जो कोस्टल एरिया है इसको पूरा खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है साइक्लोन की आ सकता है, यहाँ पे चक्रवात आ सकता है, उसकी उम्मीद है, इसके उन लोगों को बिल्कुल भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये चीज़ें जो है वेदर प्रेडिक्शंस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन इवेंट्स के लिए। लेट्स एक्सप्लोर, डिस्कस इन पेयर्स डिफरेंट सिचुएशन विच वेदर प्रेडिक्शंस आर हेल्पफुल। तो आपको बोला है आपको पेयर में भी आप कर सकते हैं एक्टिविटी, जो वेदर प्रेडिक्शंस है वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। मेक अ लिस्ट, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, एंड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड इट शेयर इट एंड डिस्कस इट विद पेयर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। और आपके जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ बैठा हुआ है बगल में, आप उसके साथ ये शेयर करेंगे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन। हाउ मेनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिचुएशन हैव यू एबल टू आइडेंटिफाई। तो कितनी कैटेगरीज में आप ये सिचुएशन को जो है वो बता रहे हैं। तो डेली लाइफ है, डेली लाइफ से भी रिलेटेड आप देखेंगे, फार्मर्स हैं वो बीज बोता है, हार्वेस्ट करता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखेगा। ट्रेवल्स हैं, ठीक है, आप सेफ सेलर जो है वो सेफ तरीके से अपने नाव को जो है उसमें समुद्र में जो है उसके लिए ले जाएंगे, शिप वगैरह जो जाते हैं। और क्या कहते हैं, आप अगर कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं तो अगर इस तरीके की विंड आ रही है तो फिर फ्लाइट जो है वो डिले हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके की डे टू डे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कहीं इवेंट्स हैं, कहीं कोई प्रोग्राम है, कहीं वेडिंग है, कहीं आप ट्रिप के लिए जा रहे हैं, कहीं आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है तो गवर्नमेंट उस तरीके से प्रिपेयर करती है साइक्लोन के लिए, फ्लड्स के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशन है। ओके, डेली लाइफ में आपको रेनकोट लेके जाना है, अगर बहुत तेज बारिश आपको लग रही है कि आज बहुत तेज बारिश हो गई तो फिर आप रेनकोट या अम्ब्रेला अपने घर से स्कूल के लिए लेके जाएंगे। Look carefully at the map of India above. This map was issued by the Meteorological Department on 19 May 2024. Study the icons and connect them to the conditions shown on the map. तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैप जो दिया गया है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया था 19 मई 2024 को। तो आपको आइकॉन्स दिए गए, बहुत से सिंबल्स दिए गए, जो कंडीशंस है मैप पे शो किए हैं उससे रिलेटेड आपको पूरा डाटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को समझना है। लेट्स एक्सप्लोर, what do you observe happening on that day? What are the various weather conditions that the Indian Meteorological Department is alerting people to? तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके आपको आंसर्स बताने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू अलर्ट्स फॉर वेरियस सीवर्स वेदर कंडीशन। बहुत सारी वेदर सीवर्स कंडीशन के लिए जो है उन्होंने अलर्ट दिया है, जैसे कि आपका होगा हीट वेव्स, हैवी रेन, थंडर हो गया, ठीक है, और थंडर स्टॉर्म हो गया, और डस्ट हो गया,
ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी डिजास्टर्स हैं, उनके लिए जो है वो हमें पहले से क्या करती हैं, अवेयर करा देती हैं, अलर्ट कर देती हैं। विच स्टेट्स हैव वार्निंग साइंस, कौन सी स्टेट है जिसमें आपको वार्निंग के साइंस दिखते हैं? दैट इज राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो ये सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको वार्निंग साइंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ओके, कि कहाँ पे थंडर स्टॉर्म आने वाला है, कहाँ पे हैवी रेन होने वाली है। तो ये सारे हैं जो है स्टेट्स के बारे में हमें पहले से ही वो जानकारी दे देते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है। विच पार्ट ऑफ इंडिया आर लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम सिवियर वेदर, कौन सा पार्ट है इंडिया का जो बिल्कुल फ्री है इस तरीके की वेदर से? तो नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये सारे जो एरिया जो है बिल्कुल फ्री हैं सिवियर वेदर से। विच स्टेट्स आर लाइकली टू फेस हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव कंडीशंस किस स्टेट में होने वाली है? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ओके, व्हाट आर द कॉजेस फॉर वार्निंग इन त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप, वार्निंग क्या है त्रिपुरा और लक्षद्वीप के? त्रिपुरा के अंदर इन्होंने बताया कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने वाला है। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर इन्होंने क्या बताया कि हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स होने वाली हैं। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया और अब हम इस चैप्टर की समरी देखने वाले हैं। Before we move on, temperature, humidity, precipitation, wind and atmospheric pressure together define the weather at a particular place. टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, ये क्या करता है? वेदर के बारे में हमें एक पर्टिकुलर प्लेस के वेदर के बारे में बताता है। द कंडीशन ऑफ दिस एलिमेंट इज मेजर्ड यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो एलिमेंट्स हैं, कंडीशन है जो एलिमेंट्स की, वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का की हेल्प से जो है वेदर के इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत सारे, उसकी वजह से जो है हम वेदर के बारे में सही तरीके से जान पाते हैं। डाटा कलेक्ट फ्रॉम दीज हेल्प अस टू मॉनिटर एंड प्रेडिक्ट द वेदर, और डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो हमें बहुत हेल्प करता है पहले से ही वेदर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ सिचुएशन वन ऑफ द एलिमेंट इज डोमिनेंट। क्या क्या होता है, कभी कभी अलग अलग समय और स्थितियां होती हैं तो एक एलिमेंट उसमें डोमिनेंट हो जाता है, मतलब एक एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा होता है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल इन जुलाई, आप देखेंगे जुलाई के अंदर बारिश सबसे ज्यादा होती है। द टेम्परेचर इन मई एंड दिसंबर जो है वो कम होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है व्हेन अ साइक्लोन इज मूविंग, जब साइक्लोन चला होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कैसा होता है। एंड विंड व्हेन अ लू, जब लू होती है तो आप देखेंगे बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं, डस्टी विंड्स होती हैं, मतलब धूल भरी आंधी चलती है। दैट ब्लो इन नॉर्थ इंडियन समर्स, जो कि समर्स में आपको नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। इस ब्लोइंग और फॉरेस्ट फायर्स एंड स्प्रेडिंग, कहीं कहीं क्या होता है, आग लग जाती है इसकी वजह से। वेदर इज क्लोजली लिंक टू क्लाइमेट, वेदर जो है वो पूरी तरीके से जो है क्लाइमेट से संबंधित है। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसमें बताया है कि जो हम क्लाइमेट के बारे में जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और जिस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो आपको पार्ट 3 जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कराऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। और आपको उस वीडियो के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिससे कि आपका जो ये चैप्टर है वो पूरी तरीके से रिविजन हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।